गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित ही होंगे। तो जैसे अभी हम इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अभी ये आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा गोलमेज परिषद से रिलेटेड और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट से रिलेटेड। उससे पहले हमने गए लेक्चर्स में क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी और वो कैसे खत्म हुई, चौरा चौरी का इंसिडेंट क्या हुआ, गांधी जी को जेल किस कारण हुई, ये सब हमने पढ़े। अभी आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वराज्य पार्टी। भारत की उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अंदर करवाया गया। एक्सट्रीमिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरी जो भी लीडर थे उनको भी किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत अंदर करवा दिया गया। अभी नया नेतृत्व यहाँ पर आने लगता है। CR दास जैसे है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मोतीलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये नए नाम यहाँ से आने शुरू होते। आज का सबसे पहले पॉइंट है स्वराज पार्टी। 1923 में इसने काम किया, बल्कि फॉर्मेशन कब हुआ? 1922 दिसंबर में। किसके द्वारा? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अभी ये स्वराज्य पार्टी जो थी ये लीग और कांग्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। अभी CR दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी वो इस कमिटी के एक सेक्रेटरीज थे। अभी इसका मोटिव क्या था? तो ये था द स्वराजिस्ट कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। पार्टीज जो यहाँ पर बनने वाली थी, पॉलिटिकल पार्टीज जो बनने वाली थी, उसकी यहाँ पर इन्होंने डिमांड की प्रोविंशियल काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस का इस समय में थोड़ा सा काम हमें कम दिखता है। कांग्रेस कब फिर से इसमें आ जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी साइमन कमीशन 1927, भारत में गए डिकेड में बहुत सारी उथल पुथल मच चुकी थी और जब भारत में 1919 का एक्ट आया था उस समय में ऐसा कहा गया था कि हर 10 साल बाद भारत की जो कॉलोनी है वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है, वहां पर कौन सी सुधारणाएं लानी है, इसके लिए एक कमीशन भेजा जाएगा। ऐसा कहा गया था, तो वो था 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था। तो उसी के दरमियान, उसी की वजह से ये साइमन कमीशन भारत में आया था। इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है। ऑब्जेक्टिव नाम है इसका, ऑब्लिक नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इनके नाम से, जो कमिटी के चेयरमैन थे उनके नाम से साइमन कमीशन ऐसा नाम दिया गया है। हालांकि ये पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशनर्स। तो आगे क्या होता है कि इसका मोटिव क्या था? भारत में फर्दर रिफॉर्म्स एंड एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारतीयों की जो मांग थी लेजिस्लेटिव और सेंट्रल प्रोविंस में हमें हमारा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है, हमारे सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए। साइमन कमीशन में हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। ये जो साइमन कमीशन था इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। भारतीयों के लिए निर्णय जाने वाला था, बट उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये सारे रीजंस बने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने के। साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तरह तरह से विरोध किया गया और मोर्चे निकाले गए, रैलियां निकाली गई, काले झंडे दिखाए गए। तो इस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उनको भारत में कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। अभी इसके लिए ब्रिटिशों ने गोलमेज परिषदों का आयोजन किया कि भारत की जो सारी पार्टियां थी या फिर सारे लीडर्स थे, इनके सारों के मत विचार एकत्रित करके कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाए। 3 गोलमेज परिषदें हुई, जिसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि तीनों के तीनों गोलमेज परिषदें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा गया है, तो उसमें क्या होता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। अभी
मद्रास सेशन में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास सेशन में डॉक्टर अंसारी जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया उस कांग्रेस में कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है, साइमन कमीशन को यहां से भगा देना है, उसका कोई सहयोग नहीं करेगा, सहकार्य नहीं करेगा। ऐसा डिसीजन 1927 में मद्रास सेशन में लिया गया। अभी यहां पर क्या होता है कि पंजाब में लाला लाजपत राय वहां पर लोगों का नेतृत्व करते थे, बड़े लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और जिसमें 1928 में लाला जी की जख्मी हो जाते हैं लाठीचार्ज में और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अभी इसीलिए ये जो भारत में जो हड़कंप मच रहा था, इसका लोगों ने विरोध कैसे किया, तो जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीयों को बुलाया गया था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1930 में, जिसका सारे भारतीयों ने विरोध किया। कोई भी भारतीय उस परिषद में शामिल नहीं हुआ, कोई भी भारतीय लीडर, एग्जैक्टली याद रखो, कोई भी भारतीय लीडर कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट गोलमेज परिषद की बात कर रहा हूं, उसमें कोई शामिल नहीं हुआ। अभी दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या होता है ये भी हम जानते हैं। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर होने वाली थी, तो वो थी लंदन। अभी इसके लिए गांधी जी जाते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी क्या होता है कि दूसरे गोलमेज परिषद में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है यह भी हम जानेंगे। उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहां पर होती है जिसका नाम है बारडोली मूवमेंट 1928 में। यह किसके अगेंस्ट में था, पेमेंट्स एंड द टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स, किसानों के द्वारा लिया गया टैक्स, इसके खिलाफ बारडोली, एक गुजरात में एक गांव है जिसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट थी, जिसका नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल। अभी यहीं से वल्लभ भाई पटेल को प्रसिद्धि मिलनी शुरू होती है और इस मूवमेंट के कारण ही वहां के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने, हमें एक दिखाई देता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार ये टाइटल दिया है। आज अभी आपको पता चला होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू गुजरात में क्यों बनाया गया, ये भी एक रीजन है उसके पीछे का। तो आपको ये बात याद रखनी है। 1928 के बारडोली मूवमेंट में सरदार ये उपाधि दी गई, इनको वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो मूवमेंट थी ये किसके खिलाफ थी, अगेंस्ट द पेमेंट एंड द टैक्सेस which are collected from whom, farmers। अभी नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या होता है कि हमारी आगे की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी मांग क्या रहेगी, हमारी अगली पॉलिसी क्या रहेगी, ये सारा ढांचा इस नेहरू रिपोर्ट में बनाया गया। ये नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, ये एक कमीशन था, भारतीय लोगों की एक कमेटी थी जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, करके इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। 1928 की बात है। अभी जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कांग्रेस ने कि साइमन कमीशन का बॉयकॉट करना है, बट क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें हमें बतानी है, इसके लिए भारत के ऑल पार्टीज की एक मीटिंग होती है 1928 में, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। अभी ये भारत के, याद रखो, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसकी हिस्ट्री से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां पर ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग की बात सबसे पहले निकलती है कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहना चाहिए और भारत कब तक ऐसा ब्रिटिशों के अंडर में राज करता रहेगा। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग यहां पर होती है। अभी आगे देखो, द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कंट्री। देश के लिए संविधान बनाने की बात और संविधान का ढांचा बनाने की बात यहां पर रखी गई नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट की जो
कमेटी थी ये किसके लिए काम कर रही थी और क्या रीजन था? तो कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा ये सब जानने के लिए। अभी ये रिपोर्ट फाइनलाइज हुई 1928 अगस्त में। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमें यहां पर बनती हुई दिखाई देती है 1922 से लेके 1927 के पीरियड में, जिसके बारे में हम जानते हैं। नेशनल आउट लिबरल लीग, लेटर नोन एज द इंडियन लिबरल फेडरेशन एंड कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने वाली एक इंडियन लिबरल फेडरेशन थी, जिसके बाद आपको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी दिखती है, ठीक है। और इन्होंने किसके लिए काम किया था? तुर्क में जो खलीफा है उसके लिए काम किया था। क्या नाम था उसका? मुस्तफा कमाल पाशा इन 1924। इसके लिए ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, कैसा, ये सपोर्टिव कम्युनिटीज थी, जो बगदाद में जो खलीफा बैठा था उसके सपोर्ट में ये कमिटीज यहां पर बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू महासभा, अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू महासभा। ये आगे की याद भी नहीं रखे तो चलेगा, बट इसको याद रखो। द हिंदू महासभा, अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज फाउंडेड इन 1915, also gained strength and Madan Mohan Malviya was elected as its president at बेलगांव सेशन है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जिनको हाल ही में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया है ये आप देख लो, लेकिन इसी डिकेड में दिया गया है। तो ये इनका यहां से कार्य शुरू होता है मदन मोहन मालवीय जी का। इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज, जैसे मैंने कहा था नेहरू रिपोर्ट में एक सेपरेट इलेक्शन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट की बात की गई थी, और पूर्ण स्वराज्य का भी मैंने उल्लेख किया था। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये बात कब रखी गई? तो वो था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाती है। और देखो 19 दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर द प्रेसिडेंसी ये सेशन होता है। कहां पर? लाहौर में। अभी यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है, पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है, और अ न्यूली एडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम वाज होस्टेड। यहां पर 3 कलर वाला एक तिरंगा लहराया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 26 जनवरी 1930, यहां पर क्या होता है? इट वॉज द फिक्स्ड एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। आज हम गणतंत्र दिन मनाते हैं 26 जनवरी को। उसके पीछे का रीजन ये है, लाहौर के इस सेशन में जो 1929 में हुआ था, लाहौर के इस सेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, और 26 जनवरी को भारत में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ये यहां पर डिसाइड किया गया था। हालांकि उस डेट को हमें स्वराज्य या फिर स्वतंत्र नहीं मिला था, बट लोगों ने ये बात इसीलिए रखी थी कि हम एक है, ठीक है। हम अब क्या चाहते हैं? पूरा स्वराज चाहते हैं, फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ये एक दिखाने का तरीका था, और एक डेट फिक्स की गई जिस डेट को स्वतंत्र घोषित किया गया पूरे भारत को। हालांकि ये भारतीयों ने घोषित किया था, बट सेंट्रल पावर ने घोषित नहीं किया था। वो तो उस समय में एक ही दिन का फंक्शन था, अगले साल भी उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारतीयों ने इस बात को याद रखा कि हमने सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1929 को सेलिब्रेट किया था। तो आज से मतलब इंडिपेंडेंस डे के बाद हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिन मनाएंगे, कि यहाँ का हर नागरिक स्वतंत्र है, अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये गणराज्य दिन हमने टर्म यहां से उठाई थी, और इसी डेट को हम इसी वजह से गणतंत्र दिन सेलिब्रेट करते हैं।
अभी द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, देखो प्रथम राउंड कॉन्फ्रेंस जो हो गई थी उसमें पार्टिसिपेट न करने का निर्णय लिया था ऑल इंडिया की जो भी पार्टीज थी उनके लीडर्स ने। कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था और कायदे भंग, सिविल डिसोबीडेंट, संविनय कायदे भंग, इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है। तो क्या होता है कि पहली जो राउंड कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, और क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट जाने के बाद भी या फिर साइमन कमीशन वापस जाने के बाद भी ब्रिटिशों का भारतीयों के प्रति कोई हमें एकात्मीयता नहीं दिखती कि वो भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य की मांग उनकी कंप्लीट करेंगे। कोई भी कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। तो पूरे भारत में एक नेतृत्व था गांधी जी का, उन्होंने यहां पर सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू किया। सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में क्या होता है, तो इन्होंने अपने कुछ यहां पर डिमांड रखी कि सरकार ने जो भी चीजें हैं जैसे जीवनावश्यक वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, किसानों का जो किसान जो टैक्स पे करते हैं वो कम करना चाहिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोल्स की मांग की थी असेंबली में, या फिर कोई भी कमिटी में इंडियन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी मांगे रखी थी। बट ये सारी मांगे धिक्कार दी गई, जिसका कोई विचार नहीं किया गया। इसीलिए ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू होती है। अभी सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट के बारे में और भी जानकारी लेंगे। अभी ये शुरुआत होती है दांडी मार्च से। दांडी मार्च मतलब नमक का जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था उसी का ये पार्ट है। अभी दांडी टू साबरमती ऐसा पूरा डिस्टेंस पैरों से चल के गांधी जी वहां पर गए समुद्र तट पर, और मीठ वहां का समुद्र तट का नमक उठाकर उन्होंने ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू की। क्योंकि बहुत सारी जीवनावश्यक वस्तुएं जो थी वो हर सभी को लगने वाली थी। नमक जैसा इजीली अवेलेबल है, बट क्या होता है कि समंदर के किनारे है, बीच में नहीं है, बट नैसर्गिक रीत्या ही तो वो अवेलेबल है, वो नेचुरली तो वहां पर प्रोसेस होती है उसकी। बट क्या होता है कि उसके भी ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं ब्रिटिशों द्वारा। तो ये जो बातें थी, ये बातें गांधी जी को पसंद नहीं थी और उन्होंने ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की घोषणा कर दी। दांडी मार्च से ही हमें सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। कब? 12 मार्च 1930। अभी साल्ट सत्याग्रह होता है। अभी गांधी मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है विथ 78 फॉलोअर्स, उनके जो साथीदार थे उनके साथ में 24 दिन का ये लॉन्ग मार्च चला, और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती में दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने ये नमक का जो कानून बना था उसको तोड़ डाला, और यही से सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है अगेंस्ट द स्टेट मोनोपोली ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ साल्ट। ये देखो यहां पर ये रीजन है। अभी टाइम मैगजीन ने इस बात की खबर ली थी। हालांकि ये नमक, ये जो फोटो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट गांधी जी का एक व्यक्तिमत्व ऐसा था कि उन्होंने जो भी बातें की तो वो पूरे के पूरे एक लार्ज स्केल पर उसका इंपैक्ट पड़ता था। अभी नमक वाली ये जो बात थी ये बहुत छोटी बात थी, बट गांधी जी ने एक छोटे से बात में ही एक बड़ा सा मैसेज दिया, और यहां से हमें पता चलता है कि सविनय कायदे भंग क्या होता है। मतलब अहिंसा के मार्ग से हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे और कानून का जो है वो हम कानून को नहीं मानेंगे, बट कैसे? अहिंसा का पालन करके और सविनय से, मतलब नम्रता पूर्वक। अभी टाइम मैगजीन ने इस बात की हमें यहां पर टाइम मैगजीन ने इस बात की दखल लेते हुए दिखाई देते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ फॉर्मली इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था। अभी गांधी आयरविन पैक्ट, पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसको कोई भी भारतीय पार्टीज के मेंबर
शामिल नहीं हुए थे। अभी गांधी जी ने या फिर इंडियन पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए दूसरी होने वाली कॉन्फ्रेंस में, तो यहां पर हमें आयरविन नामक एक व्यक्ति गांधी जी से, ये आयरविन उस समय के भारत के लॉर्ड आयरविन जिनको कहा गया था वाइसरॉय थे, इन्होंने गांधी जी से कुछ बातचीत की। अभी ये बातचीत को ही गांधी आयरविन पैक्ट कहा गया है मार्च 1931 में। अभी इसमें क्या होता है, द कांग्रेस वॉज टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट एंड टेक पार्ट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू थी इसको बॉयकॉट बंद कर दिया जाए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीयों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा डिसीजन गांधी आयरविन पैक्ट में लिया गया। अभी गांधी वाज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर गांधी जी लंदन जाते हैं, लंदन जाने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अभी ये 1 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931 में हुई थी सेकंड राउंड टेबल। इसमें क्या होता है ये देखते, गांधी जी रिप्रेजेंटेड द आईएनसी एंड वेंट टू लंदन टू मीट ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड। नाम याद रखो, रैमसे मैकडोनाल्ड, ये उस समय के ब्रिटेन के पंतप्रधान थे। तो गांधी जी जाते हैं। अभी यहां पर जाने के बाद गांधी जी जो भी बातें वहां कॉन्फ्रेंस में रखते हैं वो सारी की सारी बातें, किसी बात को मान्यता नहीं दी जाती और हताश और निराश होकर गांधी जी को इस सेकंड राउंड टेबल से वापस आना पड़ता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो रिफ्यूज टू कंसीड द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनेशन। वसाहती का स्वराज्य दिया जाए, मतलब हालांकि शासन आपका रहेगा बट वसाहत मतलब कॉलोनी जो है भारत की वो भारतीयों को सौंप दी जाए, भारतीय यहां पर शासन करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर में आपका शासन रहेगा। बट भारत में वाइसरॉय जैसे पद थे, उसके अंदर सेंट्रल प्रोविंस थी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पर जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा भारतीयों को देना चाहिए। हालांकि ऊपर में जैसे आप पार्लियामेंट में राज कर रहे हो, पार्लियामेंट का ही राज भारत पर रहेगा। ये वसाहती का राज्य देने की ये जो मांग थी ये ठुकरा दी गई। कहां पर? सेकंड राउंड टेबल में। और गांधी जी निराश होकर वापस आते हैं। अभी कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, कम्युनल सामुदायिक, इसमें क्या होता है ये जानना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंसेस हिज कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। According to this award, the Muslim, European and the Sikh voters would elect their candidates by voting in separate communal electorals। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामुदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर कम्युनल इलेक्ट्रोल्स हो और जिसमें उस कम्युनिटी के लीडर चुन के आए। ये ऐसा एक प्रस्ताव था। कम्युनल इसी के लिए यहां पर नाम दिया गया। सांप्रदायिकता यहां पर दिखाई देती है किसकी? धर्म की। जैसे मुस्लिम है, यूरोपियन है, सिख है, ये माइनॉरिटी वाले प्रदेश थे बट इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए करके लिए ये एक सेपरेट इलेक्टोरल की, कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग की जाती है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा। द अवार्ड डिक्लेयर्ड द डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट ऑफ द, जिसको हम आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास आल्सो टू बी अ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंटाइटल्ड टू द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दस सेपरेटेड टर्म फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिंदूज। ये बात जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होती है। यहां पर क्या होता है कि माइनॉरिटीज के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग की जाती है। इसमें डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी जो मान्य की गई थी। बट गांधी जी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डिप्रेस्ड क्लास हिंदुओं से अलग है। सिख, मुस्लिम, यूरोपियन की बात अलग थी बट जो यहां पर
दलित वर्ग था या फिर डिप्रेस क्लास था, ये हिंदुओं से कुछ अलग है, ऐसी बात मानने के लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट की डॉक्टर अंबेडकर जी की जो मांग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी जैसे ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भारत आए, उनको पूना में कैद किया गया, जेल में रखा गया, और वहां पर ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांग रखी थी उसके खिलाफ उन्होंने अनशन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए, अन्य का त्याग कर दिया। अभी यहां पर क्या होता है कि अंबेडकर की जो मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे, और गांधी जी ये चाहते थे कि डिप्रेस क्लास हिंदुओं में ही आती है तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई उनकी मांग रखी नहीं जाएगी और अमान्य कर दी जाए। ऐसी मांग किसने रखी? गांधी जी ने। बट हालांकि ये सरासर गलत था। बट गांधी जी अनशन पर बैठ गए और एक बड़ा नेता भारत ने न खो दिया जाए, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है 25 सितंबर 1932 में। अभी इस पैक्ट में क्या होता है, तो डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के खातिर अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए, उसको खारिज करते हैं और उसको पीछे लेते हैं। तो ये बात होती है पूना पैक्ट में। अभी पूना पैक्ट की जो बातें मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है कि क्या डिमांड थी गांधी जी की, क्या डिमांड थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की। तो ही वांटेड अ कम्युनल अवार्ड टू बी विथड्रॉन, गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं। द पूना पैक्ट अकॉर्डिंग टू विच द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वाज अबैंडोनेड, बट द सीट रिजर्व फॉर देम इन द प्रोविंशियल legislature were instead from 71 to the award to 147, and it is the central legislature to 18% of the total। अभी गांधी जी ठीक है मान्य करते हैं कि अंबेडकर जी ने उनकी बात पीछे ली, बट अंबेडकर जी एक बात रखते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है डिप्रेस क्लास के लिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करता, बट हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो भी भारतीय हिंदुओं को इलेक्टोरेट मिलता है उसमें हमारा नेतृत्व होना चाहिए, और वो उनको मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी पूना पैक्ट की। ये पूना पैक्ट का एक चित्र है, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एरवाड़ा जो पूना में जेल है, उस जेल में ये पैक्ट हो गया था। अभी पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर क्लासेस। अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन वाज नाउ बिकम गांधीज मेन कंसर्न। ये जो डिप्रेस क्लास था उनको गांधी जी ने एक नई टर्म में इंक्लूड किया जिसका नाम था हरिजन। मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग, ऐसा उन्होंने डिप्रेस क्लास को एक कंसेप्ट दिया था। अभी ही स्टार्टेड एन ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन सितंबर 1932, द वीकली हरिजन इन जनवरी 1933 इवन बिफोर हिज रिलीज। मतलब इन्होंने हरिजन नाम का एक वीकली साप्ताहिक भी निकाला था, ठीक है, और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की भी स्थापना की थी सितंबर 1932 में। गांधी जी ने भी हरिजनों के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए काम करना शुरू कर दिया था पूना पैक्ट के बाद। अभी क्या होता है, मंदिरों में एंट्री। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की डिप्रेस क्लास के लिए जो भी उनका लड़ा था, या फिर उनका जो भी यहां पर उन्होंने क्राइसिस किए थे, जो भी प्रॉब्लम फेस किए थे, ठीक है, तो उनकी मांग क्या थी कि ये भी हिंदू है और जो अपर क्लास हिंदुओं को जो भी बिहेवियर मिलता है सेम ए डिप्रेस क्लास को भी मिलना चाहिए। तो मंदिरों में आगमन ये एक कंसेप्ट था। जैसे बाबा साहब आंबेडकर जी ने कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक मोर्चा निकाला था, और जो सक्सेसफुली भी हो गया था, बट बहुत ही मुश्किलों के बाद हुआ था। बट क्या होता है कि जो अपर हिंदू क्लास था वो इस बात को इतने इजीली मानने के लिए तैयार नहीं था। बट यहां पर याद रखना है,
ऑब्जर्व अ टेम्पल एंट्री डे। 1933 में ये जो दिन है 8 जनवरी 1933, इसको टेम्पल एंट्री डे भी कहा गया है। गांधी जी की ये मूवमेंट आगे भी चलती रहती है और इनका जो साप्ताहिक हरिजन साप्ताहिक जो रहता है ये भी आगे चलता रहता है। अभी आफ्टर द पूना पैक्ट महात्मा गांधी लॉस्ट इंटरेस्ट इन सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, यही से हमें पता चलता है। दूसरी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, उसके बाद तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, जिसका कोई मायने नहीं रखती। बट कॉन्फ्रेंस कितनी हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई, तो 3। अभी क्या होता है, महात्मा गांधी लॉस्ट इंटरेस्ट इन सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं एरवड़ा के, वो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट को क्वाइट कर देते हैं, रुक जाते हैं वहां पर। उन्होंने जो वहां जेल से जो जैसे बाहर निकलते हैं उस समय से उन्होंने पूरा अपना जो कार्य था वो किसके लिए पूरा काम करना शुरू कर दिया, तो वो था डिप्रेस क्लास, और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट को भी वहां पर उन्होंने रोक दिया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने कांग्रेस को भी थोड़ा सा बाजू में रख दिया। पूरा का पूरा ध्यान कहां पर रखा, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट के ऊपर। तो याद रखो, अभी ये जो 3rd टेबल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पर क्या होता है, हेल्ड ऑन 24 नवंबर टू December 1932। द कांग्रेस बॉयकॉटेड इट एंड ओनली 46 डेलीगेट्स अटेंड द सेशन। कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, न जाने की सोची, और 46 ही मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है। अभी यहां पर ध्यान रखना है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज 2 मेन पार्ट्स डीलिंग विथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो कायदा है, ये जो कानून है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सम इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स, इसमें क्या फीचर्स दिए गए थे ये भी जानते हैं। इट प्रूव्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग द गवर्नर प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। डायरकी was withdrawn from the provincial and impacted in the center. The proposal federal legislature was to be bicameral with council of states with 250 members and federal assembly of 375 members. अभी यहां पर देखो, जो भी बातें थी भारतीयों की, अभी थोड़े ब्रिटिशों को पता चल गया था कि यहां पर सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जैसे हो गए, साइमन कमीशन का बॉयकॉट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां से भारतीयों का जो राग था, चीड़ थी, ये ब्रिटिशों को ध्यान में आने लग गई थी। अभी ये फीचर्स और ये जो प्रावधान इस 1935 के एक्ट में दिए गए थे, ये इसीलिए दिए गए थे कि भारतीयों को शांत किया जाए और भारतीयों को उनके अधिकार दिए जाए। यही से भारतीयों की फ्रीडम मूवमेंट एक एक्सेलरेटर पोजीशन में आती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। 3/4 division of subjects was made, that is federal, provincial and concurrent. The provision was made for the establishment of federal court with original appeal and advisory jurisdiction. The most important thing of the act was provincial autonomy. मतलब प्रोविंस में उनको पूर्ण स्वराज। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो शासन है वो अपने हाथ में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये स्वराज की बात रखी गई, मानी गई। अभी द एक्ट डिवाइडेड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज 11 governor provinces, that is Madras, Bombay, United Province, Punjab, Bihar Central Province and Berar, Assam, ये जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओडिशा, सिंध एंड 5 चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अभी ये जो बातें थी, ये सारे के सारे जो डिमांड्स है वो आपको याद रखने हैं। किस एक्ट के तहत होते हैं ये सारे फीचर्स,
तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी गए आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम आगे देखते हैं।